गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है ऑसिलेटोरिया। साइनोबैक्टीरिया हम पढ़ रहे थे या ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित जीवाणु जिसमें से हम नॉस्टॉक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया को यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का यह दिखाई देगा। इसको हमने जैसे लंबी बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंड्स जो होते हैं जिसमें कोई शाखा नहीं होता किसी प्रकार का, बहुत सरल संरचना होती है ऑसिलेटोरिया की। आप देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखाई देता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटा हो जाएगा। डिवीज़न साइनोफाइटा, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर ऑसिलेटोरियल्स, फैमिली ऑसिलेटोरिएसी एंड जीनस ऑसिलेटोरिया। हैबिट या आवास, तो यह भी नॉस्टॉक के समान फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी। ये लगभग इसकी लगभग 76 स्पीशीज़ पाई जाती है। स्पीशीज़ आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश एंड पोल्यूटेड वाटर ऑफ पॉन्ड्स, पूल्स, ड्रेन्स, स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो इन डैम सॉइल्स एंड रॉक्स। इसकी जो जातियाँ होती है वो तालाबों में, जो भी कुछ वाटर के कंटेनर्स या जल के स्रोत होते हैं जहाँ पे कि पानी पाया जाता है वहाँ पे। उसके अतिरिक्त ये दलदली मिट्टी में और चट्टानों में भी पाया जा सकता है। दीज फॉर्म ब्लूइश स्कम ऑन वाटर सरफेस और एट पॉन्ड बॉटम। ये क्या करते हैं, यह जल की सतह पर या फिर बिल्कुल जलाशय के तल पर क्या जो चिपचिपा सा चिकना सा एक ब्लू कलर की परत बना देते हैं। ऑसिलेटोरिया जो टेरेब्रिफॉर्मिस जाति है यह गर्म पानी के झरनों में पाई जाती है। और ऑसिलेटोरिया की कुछ जातियाँ जो एनिमल्स होते हैं उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन जो पथपात होता है उस पे भी पाई जाती है। थैलस स्ट्रक्चर, थैलस की हम बात करें तो इट इज़ एन अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। ये हम देखिए एक चीज़ और है कि एल्गी और एल्गा दोनों में अंतर भी वही है, एक वचन बहुवचन का। यदि हम एल्गा बोल रहे हैं तो ये बहुवचन हो गया और एल्गी बोल रहे हैं तो एक वचन हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइनोबैक्टीरिया दोनों में लिया जाता है। इसे एल्गी भी कहा जाता है और इसे जीवाणु भी कहा जाता है। तो ये क्या होती है, अशाखित तंतुनुमा शैवाल है। फिलामेंट्स में बी आइदर अटैच्ड और फ्री फ्लोटिंग। फिलामेंट्स क्या होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, चिपके हुए भी हो सकते हैं और मुक्त प्लवी अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश जातियों में ये सब फिलामेंट्स आपस में मिलकर एक स्पॉन्जी मास स्पॉन्जी शीट बनाते हैं, जो उसमें कहते हैं ना हम स्पंज के समान, मतलब आपस में जोड़ के एक शीट का निर्माण कर लेते हैं। द फिलामेंट्स आर यूनिसीरिएट। यूनिसीरिएट मतलब इसमें एक ही पंक्ति पाई जाती है कंटेनिंग अ सिंगल ट्राइकोम। मैं आपको बता चुकी हूँ ट्राइकोम क्या होता है। जो फिलामेंटस या तंतुनुमा एल्गी का जो एक सिंगल फिलामेंट होता है उसे हम ट्राइकोम कहते हैं। द ट्राइकोम्स आर यूजुअली नेकेड एंड हैव अ थिन पुअरली डेवलप्ड शीट। ट्राइकोम्स के ऊपर ज़्यादातर कोई मोटी म्यूसिजिनस शीट नहीं पाई जाती नॉस्टॉक के समान। एक पुअरली या बहुत कम मात्रा में डेवलप हुई एक शीट पाई जाती है। ईच ट्राइकोम इज एन अनब्रांच्ड लॉन्ग फ्लैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल। हर ट्राइकोम क्या है, एक धागे के समान संरचना है जिसमें अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती है। आप संरचना देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट डायग्राम की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑसिलेटोरिया की पूरी संरचना है। इसमें हम देखेंगे सबसे ऊपर एपिकल सेल पाई जाती है, जो दूसरी है बीच में आप देख रहे हैं एक सेपरेशन डिस्क पाई जाती है और हार्मोगोनियम पाए जाते हैं। अगर हम टिप की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टिप में ऊपर कैलिप्ट्रा मिल सकती है या टिप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑसिलेटोरिया की संरचना आप बनाएंगे जो आपको डायग्राम दिया गया है। अगर मैं ऑसिलेटोरिया को दूसरे जो साइनोबैक्टीरिया है उनसे कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं हमने लास्ट टर्न पे नॉस्टॉक पढ़ा था। तो नॉस्टॉक में आप देख सकते हैं कि नॉस्टॉक की संरचना, पहली बात तो ये होती है कि नॉस्टॉक या स्पाइरुलिना इनमें किसी प्रकार की ध्रुवीयता या पोलैरिटी नहीं पाई जाती। पोलैरिटी का मतलब क्या है, आप ये नहीं बता सकते कि ये इसका शीर्ष है और ये इसका आधार है, टॉप या बॉटम आपको नहीं बता सकते। लेकिन ऑसिलेटोरिया में जो शीर्ष होता है वहाँ पे कैप सेल पाई जाती है या फिर डोम के समान होता है।
तो उसका शीर्ष हम उसमें पोलैरिटी पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑस्लेटोरिया की। दूसरी चीज़, ऑस्लेटोरिया में हेटेरोसिस्ट नहीं पाई जाती, एकाइनेट भी नहीं पाई जाती, जबकि नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट तथा एकाइनेट पाए जाते हैं। तो ये मुख्य अंतर है। तो यहीं आगे यही बताया गया है, द ट्राइकोम शोज पोलैरिटी, इट पजेसेस करेक्टरिस्टिक एपिकल सेल। इसमें ध्रुवीयता या पोलैरिटी पाई जाती है क्योंकि इसमें एपिकल सेल पाई जाती है। इट मे बी कैप लाइक, जो एपिकल सेल है वह कैप के समान भी हो सकती है, और कवर्ड बाय अ थिक मेम्ब्रेन कॉल्ड कैलिप्ट्रा, या फिर उसके ऊपर एक मोटी भित्ति पाई जाती है जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। तो आप डायग्राम में इसमें देख पा रहे हैं कैलिप्ट्रा बताया गया है, तो ये है कैलिप्ट्रा। The apical cell may also be conical, dome-shaped, acuminate, oval, flattened, convex, or coiled, and accordingly to the shape of the cap cell, the species are identified. जो कैप सेल का आकार होता है या आकृति होती है वह अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रकार की होती है। इसी के आधार पर स्पीशीज़ को जो ऑस्लेटोरिया की जातियाँ हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, पहचाना जाता है। इसकी जो एपिकल सेल है वह कोनिकल, कोन के समान हो सकती है, डोम के समान हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, या फिर अवतल हो सकती है। बहुत सारे आकार हो सकते हैं किसके, एपिकल सेल के। हेटेरोसिस्ट एंड रेस्टिंग स्पोर्स आर नॉट प्रोड्यूस। जो एकाइनिट्स होते हैं, ऑर्थ्रोस्पोर होते हैं, तथा हेटेरोसिस्ट है जो हमने नॉस्टॉक में पढ़ी थी, वो ऑस्लेटोरिया में नहीं बनते। अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की बात करें, द सेल्स आर ब्रॉडर देन इन देयर लेंथ। उनकी लंबाई की बजाय सेल्स की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, आप देखते हैं कि ये आयताकार आकृति की नज़र आ रही है क्योंकि इनकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई थोड़ी कम है। देन ऑल सेल्स आर इन द ट्राइकोम्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो सभी कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल समान होती है स्ट्रक्चर में। सेल वॉल सबसे बाहर पाई जाती है। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक है हम जानते हैं, तो इसमें बाकी सब संरचना प्रोकैरियोट्स के समान होती है। क्योंकि ये साइनोफाइसी के हैं तो इसका जो साइटोप्लाज्म है दो भागों में विभाजित होता है। जो पेरिफेरल है वो रहेगा क्रोमोप्लाज्म, जो रंगीन होता है, कलर्ड होता है, और जो सेंट्रल होगा वो होगा सेंट्रोप्लाज्म, जो कि वो रंगहीन होता है। क्रोमोप्लाज्म में मैं आपको बता चुकी हूँ क्या पाया जाएगा, वहाँ पे फोटोसिंथेटिक लैमेली मतलब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, केवल पटलिकाएँ पाई जाती है, वे पाई जाएगी। और जिन पटलिकाओं के अंदर वर्णक पाए जाते हैं और कुछ सहायक वर्णक भी पाए जाते हैं। सहायक वर्णक कौन कौन से होते हैं बता चुकी हूँ मैं आपको, C5 C5 एलोफाइकोसाइनिन। और वर्णक कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स एंड फाइकोबिलिन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। जो फाइकोबिलिन्स मैंने बताया था, हम ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं कि फाइकोबिलिन्स कहाँ पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स एक स्पेशल वेसिकल में पाए जाते हैं जिसे कहते हैं फाइकोबिलिसोम। ओके, तो ये है कोशिका की संरचना। अगर हम सेंट्रल पार्ट की या सेंट्रोप्लाज्म की बात करें तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें इसका DNA पाया जाता है, या जिसे हम क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। संचित भोज्य पदार्थ या रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, साइनोफाइसिन स्टार्च, तो मेन इंपॉर्टेंट है ये। इसके अतिरिक्त लिपिड, ग्लोब्यूल्स इत्यादि इसके रिजर्व्ड फूड मटेरियल हो सकते हैं। इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें कि छोटी छोटी वेसिकल्स आपस में जुड़ी होती है और मिलके एक बहुफलक की मतलब षटकोण की समान संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये गैस वेसिकल्स बनाती है जो कि इसको बॉयंसी या प्लवकता प्रदान करती है। तो ये सब चीज़ें बेटा कॉमन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले कहाँ पर, सामान्य परिचय जब हमने पढ़ा था, उसके बाद नॉस्टॉक में भी हमने पढ़ा था। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो नॉस्टॉक के कंपेयर में इसमें नॉस्टॉक में 5 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता था। पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन तो पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन या वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वही पाया जाता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है, मेनली फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा, और दूसरा होता है हार्मोगोनिया के द्वारा। तो यहाँ पे एकाइनीट के द्वारा या ऑर्थ्रोस्पोर के द्वारा बहुत सारे मेथड जो हमने पढ़े थे नॉस्टॉक में, उनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। इट अकर्स ड्यू टू एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ द फिलामेंट। इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट या तंतु का है वह अचानक से टूट जाता है, और टूटने के कारण यह छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है,
और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये नए जो ऑसिलेटोरिया के तंतु हैं उनका निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सीडेंटल, अचानक से, कोई स्वयं की कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी एनिमल्स के द्वारा या किसी इंसेक्ट के द्वारा उसे तोड़ दिया गया और अलग अलग पीस बन गए और उन पीसेस से नए जो ऑसिलेटोरिया के तंतु है उनका निर्माण हुआ। नेक्स्ट हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हॉर्मोगोनिया में भी खंड होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर है। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, एक्सीडेंटल ब्रेकेज हुआ, जबकि हॉर्मोगोनिया में एक्सीडेंटल ब्रेकेज नहीं हुआ। हॉर्मोगोनिया में बीच में कुछ ऐसी कोशिकाएं बनी जिसमें सेपरेशन डिस्क बन गई, इसके कारण उसमें छोटे छोटे तंतु के टुकड़े बन गए। देखिए आप, मैं आपको पहले बताती हूँ कि किस प्रकार से होता है ये। आपने जो फर्स्ट जो डायग्राम ए डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की सेपरेशन डिस्क है। तो हुआ क्या कि ये पूरा तंतु एक समान था, बीच में कुछ कोशिकाएं क्या हो गई, डेड हो गई, जिसको हम नेक्रीडिया कहते हैं। और इसमें क्या बन गया, इसमें है ना, ये डेड हो गई, मृत कोशिकाएं बन गई और इसमें म्यूसिलेज होता है वो भर गया। इस कारण से क्या हो गया, जब दो कोशिकाओं के बीच की कोशिका डेड हो गई तो वो दो खंड अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि बीच में तो कुछ मतलब उनका सपोर्ट सिस्टम रहा ही नहीं, वो चिपक ही नहीं सकती आपस में। तो सेपरेशन डिस्क बनने के कारण, और उसके ऊपर भी सेपरेशन डिस्क बन गई, उसके नीचे भी सेपरेशन डिस्क बन गई, तो जो बीच का पोर्शन है इसको क्या लिखा हुआ है, हॉर्मोगोनियम। एक सिंग हॉर्मोगोनियम मतलब एक हॉर्मोगोनियम, होगोनिया जो होती है वो, और बहुत सारी हॉर्मोगोनिया कहलाती है हॉर्मोगोनिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क, जो बीच में एक सेगमेंट बना उसे हम हॉर्मोगोनियम कहते हैं। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। हॉर्मोगोन्स आर फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क, बीच में एक सेपरेशन डिस्क का निर्माण हुआ। दिस डिस्क आर म्यूसिलेजिनस, पैड लाइक एंड बाइकॉन्केव इन शेप। यह क्या होती है, म्यूसिलेज युक्त होती है, पैड के समान, मतलब थोड़ी स्पॉन्जी होती है, एंड बाइकॉन्केव इन शेप, ये जो होती है इसमें दोनों तरफ अवतल सतह पाई जाती है, द्विअवतलीय, मतलब दोनों सतह आप देख रहे हैं इसकी अवतल सतह है इसके ऊपर। यहाँ पे ऊपर की साइड में भी आपको देख रहे हैं कि अवतल सतह है और नीचे की साइड में भी अवतल सतह है। ये देखिए, ये भी अवतल सतह है और ये भी अवतल सतह है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइकॉन्केव। ठीक है बेटा, तो ये हो गई इसकी संरचना कि किस प्रकार से हॉर्मोगोनिया बनते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय डेथ ऑफ वन और मोर सेल्स ऑफ द फिलामेंट। मैंने बताया था आपको, कोई भी कोशिका मृत हो जाती है और ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, नेक्रीडिया कहते हैं। तो नेक्रीडिया बनने के कारण क्या होता है, हॉर्मोगोनिया का निर्माण होता है। ऑसिलेटोरिया में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसका मूवमेंट या गति। इसकी गति बड़ी स्पेशल होती है क्योंकि इसका जो नाम है वो उसकी गति के कारण ही पड़ा है। द नेम ऑसिलेटोरिया इज़ गिवन टू द एल्गा ड्यू टू मूवमेंट शोन बाय द ट्राइकोम। तो यहाँ पे जो ट्राइकोम एक अलग प्रकार का ऑसिलेटरी मूवमेंट बताता है, जिसमें क्या करता है, ये पेंडुलम, आपने देखा है घड़ी का पेंडुलम जो लेफ़्ट राइट जिस प्रकार से मूव करता है, उसी प्रकार से ये इसका जो एपिकल पोर्शन है वो मूव करता है और इसी प्रकार से इसकी गति होती है। तो इसी ये जो ऑसिलेशन करना, या हम बोलते हैं कंपन करना, लेफ़्ट राइट करके आगे पेंडुलम के समान गति करना, इसी कारण इसका नाम क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मूवमेंट। एक और मूवमेंट होता है जिसे हम ग्लाइडिंग या क्रीपिंग मूवमेंट होता है, जैसे कोई कीड़ा बढ़ता है आगे की, आगे वाला जो एपिकल पोर्शन आगे बढ़ता है, फिर संकुचित होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर संकुचित होता है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं ग्लाइडिंग और क्रीपिंग मूवमेंट। एक होता है बैंडिंग मूवमेंट, जिसमें जो सिर्फ टिप है वो एक दिशा के अंदर थोड़ा सा बैंड होता है और जिसके कारण उसकी गति होती है आगे की तरफ। तो ये ऑसिलेटोरिया में मूवमेंट के प्रकार है। हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो डायग्राम ए है वो ऑसिलेटरी मूवमेंट है। ऑसिलेटरी मूवमेंट में आप देख रहे हैं कि जो उसका एपिकल वाला पोर्शन है, जिसमें एपिकल सेल है, वो पहले लेफ्ट में बेंड हो रहा है, फिर राइट में बेंड होता है। ऐसी गति करने के कारण इसका आगे की तरफ मूवमेंट होता रहता है। पोलैरिटी है तो मूवमेंट आगे की तरफ ही होगा। क्रीपिंग मूवमेंट या ग्लाइडिंग मूवमेंट आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, केवल टिप आगे बढ़ता है, फिर संकुचित होता है, फिर आगे बढ़ता है, संकुचित होता है, इस प्रकार से इसकी गति होती है। तो ये है कुछ मुख्य बिंदु जो हमने पढ़े थे ऑसिलेटोरिया के। आपको सारे डायग्राम्स जो हैं वो अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसमें इम्पोर्टेंट स्पेशली जो ये डायग्राम है ये आपको याद रखना है, इसमें जिसमें आपको नामांकित करना है। आप देख रहे हैं हमने इसके ऊपर कोई शीट नहीं बनाई है, क्योंकि इसके ऊपर स्पष्ट जो म्यूसिलेजिनस शीट है वो नहीं पाई जाती, जबकि नॉस्ट्रॉक में हमने बनाई थी।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन तीनों में क्या अंतर है कि ऑसिलेटोरिया बहुत सिंपल है, नॉस्टॉक के कंपेयर में देखा जाए तो इसमें हेटेरोसिस्ट नहीं पाई जाती है। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी पोलैरिटी है कि इसमें एपिकल सेल पाई जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इसकी गति होती है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑसिलेटरी जो मूवमेंट है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यूनिट फर्स्ट आज ख़त्म की है, और इसके बाद में हम एक टेस्ट लेंगे जिसमें आपका असेसमेंट होगा यूनिट 1 का। आपको टेस्ट पेपर ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और हम फिर प्रारंभ करेंगे यूनिट 2, जिसमें हम शैवाल प्रारंभ करेंगे, शैवाल पढ़ेंगे। तो हमने पूरी माइक्रोबायोलॉजी है वो पढ़ चुके हैं, अब हम एल्गी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।